नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो पेपर कोड है हमारा MPSC 001 है और इसका नाम भारत और विश्व है। इसमें हम 8 यूनिट कर चुके हैं। जो 9th हमारी यूनिट है उसका नाम है भारत और इसके पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों का मतलब है कि ज़्यादातर वो देश हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं। तो इसमें लगभग पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारे देश हैं और इन देशों से बने जो संगठन हैं जैसे कि सार्क या फिर दक्षिण एशिया क्षेत्र राज्य व्यवस्था, ये जो टॉपिक है इनका हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लेंथी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो स्टेटमेंट वाले बनते हैं कि इस संगठन की स्थापना इसमें हुई, इसका काम ये है और इसमें ये वाले देश हैं, क्या ये सारे सही हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे लेंथी क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैप्टर से काफ़ी निकलते हैं। तो हमें ये जो पूरी वीडियो है बड़े ध्यान से सुननी है। एमए जो इग्नू से कर रहे हैं स्टूडेंट और इसके साथ साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट इससे अपना पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम अपनी यूनिट शुरू कर देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। भू राजनीतिक रूप से, यानी कि भू राजनीति शब्द का अर्थ है कि स्थिति के हिसाब से दक्षिण एशिया की पहचान उस क्षेत्र के रूप में की जाती है जो पूर्व सोवियत संघ और चीन के दक्षिण में हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा पर पूर्व दिशा में म्यांमार यानी कि बर्मा और पश्चिम में अफगानिस्तान है। एक अर्थ में म्यांमार और अफगानिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्रों के क्रमिक रूप में सीमा रेखा में आने वाले राज्य हैं। 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की रचना ने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक अस्तित्व की मान्यता का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए सार्क की स्थापना कब हुई, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1985 में। क्षेत्रीय इलाके को भौगोलिक रूप से नज़दीकी और अंतःक्रियात्मक ऐसे राज्यों जिनमें सामान्यतः नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक बंधनों की कुछ मात्रा हो के रूप में पहचानने के लिए प्रयुक्त की गई कार्यविधियां इस संघ की रचना का जो है आधार बन गई। इस क्षेत्रीय संगठन में शामिल देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखिए यूजीसी नेट का अब अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, पेपर उठाकर देखेंगे तो इस पैसेज से साफ साफ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, कितने देश शामिल हैं और इसकी स्थापना कब हुई, क्यों इसकी जो स्थापना किस लिए की गई। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस इकाई में निम्नलिखित प्रारूप में भारत की दक्षिण एशियाई नीतियों की चर्चा की जाएगी। पहले भाग में विश्लेषण के ढांचे की जानकारी दी गई है। यह ढांचा क्षेत्रीय राज्य प्रणाली की संकल्पना का है। आगे के भाग में एशिया में उभरते क्रम पर चर्चा की गई है, जिसमें भारतीय राजनीतियों की कुछ प्रारंभिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। अगले भाग में क्षेत्र की प्रमुख शक्ति के रूप में पाकिस्तान के बारे में वर्णन किया गया है और तीसरे भाग में दक्षिण एशिया की लघु शक्तियों की और भारत की नीतियों की जानकारी दी गई है। अंतिम भाग में दक्षिण एशिया के एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में सार्क के उद्भव पर चर्चा की गई है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये सारा हमें प्रस्तावना में मिल गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था कैसी है। कोंटोरी और स्पीगल जिस अर्थ में एक अधीनस्थ प्रणाली या क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, उस अर्थ में 7 सार्क देशों वाला दक्षिण एशियाई क्षेत्र सजातीय समूह है। सजातीय समूह का क्या मतलब है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका जो रहना सहना है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। कंटोरी और स्पीगल क्षेत्र की अंतःक्रिया का वर्णन कोर सेक्टर, परिधीय सेक्टर और एक अतिक्रमणशील प्रणाली के संदर्भ में करते हैं। कोर सेक्टर में सहभागी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या संगठनात्मक पृष्ठभूमि अथवा राज्यों के समूह के बीच कार्यकलाप शामिल होते हैं, जो उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र उत्पन्न करते हैं। परिधीय सेक्टर में वे सभी राज्य शामिल होते हैं जो आर्थिक, संगठनात्मक, सामाजिक या राजनीतिक कारकों द्वारा कोर सेक्टर से कुछ मात्रा में भिन्न होते हैं। और अतिक्रमणशील सेक्टर में क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अतिरिक्त क्षेत्रीय हस्तक्षेप शामिल होते हैं। दक्षिण एशिया की सघनता पर कोंटोरी और स्पीगल मॉडल एक सीमित अर्थ में लागू होता है। दक्षिण एशिया या क्षेत्रीय राज्य प्रणाली की मूल विशेषताएं इस प्रकार हैं।
अपनी भौगोलिक आकार और स्थिति, आर्थिक और औद्योगिक आधार तथा सैन्य शक्ति के आधार पर भारत को क्षेत्र में प्रधान स्थिति प्राप्त है। नेतृत्व, प्रमुखता या आधिपत्य की भारतीय आकांक्षाएं इस क्षेत्र की इन भू राजनीतिक स्थितियों की उपज है। भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया में दो प्रकार की शक्तियां हैं। पाकिस्तान एक प्रमुख शक्ति है जो भारतीय आधिपत्य की आकांक्षाओं को सीमित कर सकती है। पाकिस्तान की अपनी परिसीमाएं, इसकी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक तथा सैन्य संभाव्यताओं के फलस्वरूप है। 1971 से पहले पाकिस्तान से विपरीत आज का पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सीमा पर स्थित है। इस्लामी पश्चिम एशियाई राज्य प्रणाली के साथ इसके काफ़ी इस्लामी पश्चिम एशियाई राज्य प्रणाली के साथ इसके काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। पाकिस्तान को अक्षेत्र की प्रमुख शक्ति कहकर वर्णित किया जा सकता है और दक्षिण एशियाई राज्य प्रणाली में इसे सौदा करने वाला या साझेदार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षेत्र के नेता के रूप में हालांकि पाकिस्तान में भारत का स्थान लेने की क्षमता तो नहीं है, किंतु क्षेत्र के निर्णय में यह भारत से साझेदारी के लिए सौदा कर सकता है। अन्य प्रकार के देशों में जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे छोटे देश शामिल होंगे। अतिरिक्त क्षेत्रीय हस्तक्षेप या उनके अपने आंतरिक स्थायित्व द्वारा ये कोर शक्ति के लिए समस्याएं बन सकते हैं। क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को स्वीकार करके ये कोर शक्ति के प्रभुत्व का वैधीकरण भी कर सकते हैं। दक्षिण एशिया के प्रमुख और सर्वाधिक सक्रिय संबंध अति संक्रमणशील शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ, चीन और अन्य जैसों ने इस क्षेत्र की नीतियों को प्रभावित किया है। भारत सहित सभी दक्षिण एशियाई देशों ने अपने लाभ के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता का इस्तेमाल करने की मांग की है। अब देखेंगे कि दक्षिण एशिया में उद्गम क्रम, मतलब कि जैसे जैसे जो देश है स्वतंत्र हुए उनकी क्या विदेश नीति रही, उन्होंने अपने बारे में क्या, मतलब जब जिन देशों से स्वतंत्र हुए अपने बारे में वो क्या चाहते थे अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो ये सब देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर एशियाई राज्यों का प्रारंभिक भाव था खुद को शीत युद्ध की गुट की नीति से अलग कर लेना। नेहरू के शासन के अधीन भारतीय दृष्टिकोण ने विश्व मामलों को एक स्वतंत्र समझ और शांति की नीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये सिद्धांत एशिया में हुए उन कई सम्मेलनों में लागू हुए जिनमें अक्षेत्रीयता द्वारा शांति का ढांचा स्थापित करने की मांग की गई थी। एशियाई संबंध सम्मेलन जो कि दिल्ली 1947 में हुआ, वह पहला सम्मेलन था जिसने उन एशियाई देशों के नेताओं को एकत्रित किया जो अभी भी उपनिवेशी घेरे में से उभरने की प्रक्रिया में थे। इस सम्मेलन ने एक एशियाई पहचान स्थापित करने और शांति और विकास जैसे मुद्दों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण अपनाने की मांग की। इंडोनेशिया पर सम्मेलन जो दिल्ली में 1949 में उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाने और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने की मांग की गई। कोलंबो सम्मेलन जो 1954 में हुआ और एफ्रो एशियाई बांडुंग सम्मेलन 1955 में ने अक्षेत्रीयता की नींव रखी। देखिए बांडुंग सम्मेलन का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। कोलंबो सम्मेलन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सम्मेलन था और दूसरा एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन था। इन सम्मेलनों ने तीसरी दुनिया और खास तौर से एशिया में अक्षेत्रीयता की वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया। बांडुंग सम्मेलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पंचशील के सिद्धांतों को ऐसे सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट करना था जो राज्यों के बीच संबंधों को शासित करे। अक्षेत्रीयता के प्रति होने वाले आंदोलन ने एशिया में कोई भी संस्थात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई। यह उपनिवेशोत्तर राज्यों के सामान्य सरकारों की पहचान करने का एक प्रयास ही रह गया जिसमें विकास की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दुर्भाग्यवश अक्षेत्रीयता एफ्रो एशियाई देशों का मूलभूत सरोकार कभी नहीं बना। अक्षेत्रीयता के मार्ग में देश के भीतर बड़े अल्पसंख्यकों की उपस्थिति, अनिश्चित सीमाएं, संभ्रांतों के टकराव आदि जैसी कुछ बाधाएं उपनिवेशी विरासतों से आई। कोरिया युद्ध के पश्चात एशिया में शीत युद्ध का आक्रमण क्षेत्र में क्षेत्रीयता के लिए परिवर्तन बिंदु सिद्ध हुआ। बांडुंग अंतिम एफ्रो एशियाई सम्मेलन था। यद्यपि अक्षेत्रीयता के भाव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए गए परंतु वे असफल रहे।
50वें दशक के मध्य में अक्षेत्रीयता से हटकर गुटनिरपेक्षता के विकास की ओर परिवर्तन होता दिखाई दिया। एक स्तर पर गुटनिरपेक्षता पंचशील के सिद्धांत में वर्णित अक्षेत्रीयता के मूल सिद्धांतों की पुनर्परिभाषा बन गई, लेकिन इसमें स्वतंत्रता और शांति पर विशेष जोर दिया गया। अन्य स्तर पर यह शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता के उभरते ढांचे के भीतर वैश्विक मामलों की स्वतंत्र समझ की पुनर्परिभाषा थी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि अक्षेत्रीयता और गुटनिरपेक्षता दोनों ही आंदोलनों को संरचना या संगठन में परिवर्तित करने का कोई प्रयास नहीं किया। दक्षिण एशियाई स्तर पर क्षेत्रीय राज्य प्रणाली में व्यवस्था के लिए दो मॉडलों की पहचान की जा सकती है। पहला मॉडल 1947 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित था। यह मॉडल वास्तविकताओं के स्थान पर भारत की दक्षिण एशिया में प्रमुख शक्ति बनने की संभाव्यताओं पर आधारित था। चीन ने 1962 की पराजय होने तक इस मॉडल पर कई प्रश्न उठाए जाने की जरूरत नहीं दिखाई थी। भारत चीन युद्ध ने उन भारतीय दावों पर प्रश्न उठाया जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में महान शक्ति परिस्थिति यानी कि स्टेटस के लिए दावा कर रहे थे। दूसरा मॉडल पाकिस्तान के साथ 1971 के संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। बांग्लादेश बनना और शिमला समझौता इस नए मॉडल का आधार बन गए। 1971-72 मॉडल दक्षिण एशिया में भारत की शक्ति या उसका स्टेटस की मान्यता पर आधारित था। इस स्थिति की पाकिस्तान की स्वीकृति शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने में अंतर्निहित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों दक्षिण एशिया में इस नवीन भारतीय स्थिति को वैधता प्रदान करते प्रतीत हुए। चीन के साथ संवाद प्रारंभ करने में नई दिल्ली की सफलता से यह संकेत प्राप्त हुआ कि चीन ने भी वैसे ही वैधता प्रदान की है। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान संबंध। 1947 में भारत के बंटवारे के समय उभरने वाली कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भौगोलिक विवशताओं ने दोनों देशों की विचारधारा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जिन लोगों ने एक अलग राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने का दावा किया, उनकी राष्ट्रीय एकता के लिए इस्लाम को एक सहायक बिंदु माना गया। यह प्रत्यक्षतावादी शक्ति बन गई, जबकि यह उपनिवेश विरोधी संघर्ष की राष्ट्रीय मुख्यधारा की दिशा में नहीं थी। इसे पाकिस्तान के सृजन के मूल कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। अपने द्विपक्षीय संबंधों में इन दोनों देशों को जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ता है वे है विश्व दृष्टिकोण में दोनों में अंतर है, कश्मीर मुद्दे पर विवाद है, नाभिकीय परमाणु मुकाबला दोनों की समस्या है। तो सबसे पहले हम विश्व दृष्टि देखते हैं। इसमें देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का विश्व के प्रति क्या नजरिया है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के दो कोर देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान की अलग अलग विश्व दृष्टि है जो उनकी विदेश नीतियों को प्रभावित करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक वर्षों में भारत की विश्व दृष्टि एशिया के उपनिवेशोत्तर मतलब उपनिवेशवाद के बाद के जो राष्ट्र हैं, राष्ट्रों की क्षेत्रीय पहचान बनाने के विचार में शासित थी। यानी कि भारत चाहता था कि जो देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो गए हैं उनकी अपनी क्षेत्रीय पहचान हो। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था दक्षिण एशिया में अतिरिक्त क्षेत्रीय हस्तक्षेप का विरोध। भारत ने यह मांग की कि दक्षिण एशियाई मुद्दों को दक्षिण एशियाई देशों की परिधि के अंतर्गत ही रखा जाए। एशिया में शीत युद्ध मैत्रियों के प्रवेश का विरोध और गुटनिरपेक्षता का अंततः मार्ग इसी विश्व दृष्टि का हिस्सा है। 1947 से 1971 की अवधि में दक्षिण एशिया के प्रति भारत के दृष्टिकोण में दो प्रवृत्तियां दिखाई दी। एक प्रवृत्ति वह थी जिसे नेहरू ने प्रारंभ किया था, जिसमें प्रमुख विषय के रूप में अक्षेत्रीयता पर विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरी प्रवृत्ति लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल के दौरान उभरी। यह 1962 के युद्ध के परिणाम स्वरूप और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विश्व दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता से प्रारंभ हुआ। शास्त्री को विदेश नीति को कुंजी के रूप में द्विपक्षवाद पर विशेष बल देना था, खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों के संबंध में। भारत ने 1971 के पश्चात एशियाई पड़ोसियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को निर्धारित करना था। इस नीति का आधार दक्षिण एशिया में भारत की शक्ति स्थिति में निहित था। नीति की संरचना दो दृष्टिकोणों के सम्मिश्रण पर आधारित थी। पहली अक्षेत्रीयता, जो अब दक्षिण एशिया और अक्षेत्रीय राज्य प्रणाली के रूप में दक्षिण एशिया की अनुवर्ती अनुभूति से प्रतिबिंबित थी, और दूसरी द्विपक्षवाद, जो 1972 के शिमला समझौते का आधार थी।
पाकिस्तान का अपनी भूमिका का नजरिया दो समकालिक शक्तियों के बोध से उभरा। देश की भू राजनीति जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच विभाजित थी, और इस्लामी विश्व दृष्टि। पहले ने यानी कि देश की जो भू राजनीति है, पाकिस्तान को दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य प्रणाली में दृढ़ता से स्थापित किया, जबकि दूसरा इसमें पश्चिम एशिया की इस्लामी दुनिया के करीब लाया। इस प्रकार पाकिस्तान ने खुद को दो अलग अलग पहचानों और भूमिकाओं में देखा, एक तो दक्षिण एशियाई शक्ति और दूसरी एक इस्लामी पश्चिम एशियाई शक्ति, जो अंततः इस्लामी सम्मेलन के संगठन के एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरने वाला था। एक प्रमुख सुरक्षा संबंधी चिंता जिस पर पाकिस्तान अपने प्रारंभ से ही विचार किए जाने की मांग कर रहा था, वह है उसको भारत से भय। पाकिस्तान की विदेश नीति और रक्षा नीति की समस्या भारत के प्रभुत्व और उन सुरक्षा उपायों के इस केंद्रीय विषय के चारों ओर घूमती रहती थी, जो इस खतरे का सामना करने के लिए शुरू किए जाने थे। इस्लामी दुनिया और चीन से सह संबंध स्थापित करने और अमेरिका के सैन्य गठबंधन में भागीदारी करने के पाकिस्तान के प्रयासों को उसके इस सुरक्षा संबंधी चिंता के संदर्भ में समझा जा सकता है। इन सह संबंधों से पाकिस्तान को भारत की उस क्षेत्र में प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा का विरोध करने का अवसर मिला, जिसे भारत अपने प्रभाव का क्षेत्र समझता था। अब देखते हैं संघर्ष की अभिव्यक्ति यानी कि जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के विचारों में यह मूलभूत भिन्नता कश्मीर के मुद्दे पर अभिव्यक्त होती है। कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय विभाजन के मूल के रूप में माना जाता है। जूनागढ़ और हैदराबाद की भांति कश्मीर ने भी अपने भविष्य के निर्णय करने के लिए यह विकल्प चुना था कि वह भारत में भी सम्मिलित हो या फिर उसका पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए। हैदराबाद और जूनागढ़ के बारे में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया कि अधिसंख्यक स्थानीय हिंदू जनता की इच्छाओं का सम्मान किया जाए और इन दोनों राज्यों की भारतीय संघ में विलय करने की प्रक्रिया जल्दी से पूरी की जाए। कश्मीर की समस्या निराली थी। इसकी जनता के विभाजन की रचना बिल्कुल अलग थी। लद्दाख क्षेत्र में बौद्धों, जम्मू क्षेत्र में हिंदुओं और कश्मीर घाटी में मुसलमानों का प्रभुत्व था। पाकिस्तान ने कश्मीर में अनियमित सेना के प्रवेश की अनुमति देकर कश्मीर पर जल्दी निर्णय लेने का प्रयास किया। संभावित समस्याओं को महसूस करते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ अधिमिलन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य का भारतीय संघ के साथ विलय कर दिया गया। कश्मीर के भारत में विलय होने के पश्चात हुए प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध ने राज्य को विभाजित कर दिया। भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया और कश्मीरियों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराने के लिए राजी हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव के अनुसार जनमत कश्मीर से पाकिस्तानी फौजों के हटाए जाने और स्थिति को 1947 पूर्व की स्थिति बनाए जाने पर सशर्त था। पाकिस्तान द्वारा स्थिति को कभी पहले जैसा नहीं किया गया और जनमत संग्रह कभी नहीं किया गया। 1948 के प्रथम युद्ध के बाद से कश्मीर ने उपद्रवी यानी कि अशांत इतिहास को देखा है। चिरकालिक के कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई नई सरकार 1953 में भंग कर दी गई। शेख अब्दुल्ला को उनके पद से मुक्त कर दिया गया क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत में विलय स्वीकार करने से इनकार कर दिया और भविष्य में कश्मीर राज्य के अंतिम समझौते यानी निपटारे के बारे में अस्पष्ट बात की। शेख अब्दुल्ला को 1975 में फिर से कश्मीर में सरकार का तब तक प्रमुख बनाया गया जब तक उन्होंने तथा श्रीमती गांधी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब शेख अब्दुल्ला ने अपनी पहले की अलगाववादी मांग को छोड़ दिया था और कश्मीर को भारत के वैध हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था। 1965 में भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर पर लड़ा। पाकिस्तानी एयर मार्शल असगर खान के अनुसार यह युद्ध इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने हेतु लड़ा गया था। ताशकंद सम्मेलन जो कि 1966 से भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया। यद्यपि 1971 का युद्ध पूर्व पाकिस्तान के भविष्य और बांग्लादेश की रचना से अधिक संबंधित था, परंतु इसमें जम्मू कश्मीर का पक्ष भी एक निश्चित रूप में शामिल था। 1972 के शिमला समझौते ने कश्मीर पर
आपातिक स्थिति को औपचारिक रूप दिया। समझौते में भारत पाक अंतर्क्रिया के मूल सिद्धांतों को स्थापित करने की मांग भी रखी गई थी। इस समझौते में भावी भारत पाकिस्तान समस्याओं को सुलझाने के लिए द्विपक्षवाद और स्थायी शांति की स्वीकृति का विशेष रूप से ढांचे के रूप में उल्लेख किया गया। कश्मीर के अत्यंत प्रबल मुद्दे पर इस समझौते में कहा गया है, जम्मू और कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम के फलस्वरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा का मान्य स्थिति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों ओर से सम्मान किया जाना चाहिए। परस्पर मतभेदों और कानूनी निर्वचनों की परवाह किए बिना किसी भी पक्ष को इसे बदलने का एक पक्षीय प्रयास नहीं करना चाहिए। इस रेखा के उल्लंघन में दोनों ही पक्षों को शक्ति के प्रयोग की या धमकी से दूर रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। शिमला समझौते ने भारत और पाकिस्तान के लिए अंतःक्रिया का नया ढांचा बनाने और कश्मीर मुद्दे को अनिश्चित काल तक नियंत्रण रेखा तक स्थिर कर दिया। इस समझौते को बनाने में शामिल भारतीय नेताओं की रचनाओं से पता चलता है कि इस समझौते में संभावित भविष्य में नियंत्रण रेखा को सीमा रेखा में बदलने का भाव निहित था। इस संदर्भ में ही शेख अब्दुल्ला की वापसी महत्वपूर्ण बन गई। अब भारत के पास एक कश्मीरी नेता था जो एक कश्मीरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रमुख था। इससे यह स्थिति बन गई कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। यह जनमत के लिए तुल्य था। यह आत्मनिर्णय के अधिकार की परीक्षा थी जिसका कश्मीरियों ने जनमत द्वारा वादा किया गया था। अब भारत कश्मीर के भारत में अधिमिलन के लिए राजनीतिक वैधता की बात कर सकता था। 80 के दशक में कई कारणों से कश्मीर में समस्या उलझती प्रतीत हुई। विश्वव्यापी इस्लामी पुनरुत्थान ध्यान देने योग्य शक्ति के रूप में सामने आया। रूढ़िवादी इस्लामी समूह और उनकी गतिविधियों का प्रसार अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय बन गया। उन दिनों पाकिस्तान एक अद्भुत स्थिति में था। इसकी सापेक्ष उदार इस्लामी छवि को देखते हुए पाकिस्तान में आकस्मिक लोकतांत्रिक सरकारों की संभावना ने इसे अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत घनिष्ठ संबंध बनाने की ओर उन्मुख किया। दूसरी ओर इसके मूल इस्लामी दुनिया के बहुत अच्छे संबंध थे। तालिबान की नई अफगानी सरकार और अन्य उग्र इस्लामी संगठनों तक इसकी काफ़ी पहुंच थी। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान को उस समय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से लाभ पहुंचा। कश्मीर पर 1975 के पश्चात हुए विकासों ने इसके इतिहास में पूरे ही एक नए अध्याय के प्रारंभ की रचना की। शेख अब्दुल्ला के शासन के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं 70 के दशक के अंतिम वर्षों में शुरू हुई। ये प्रतिक्रियाएं अंशतः कश्मीर के शासक वर्ग और उस सामान्य जनता के बीच बढ़ते विभाजन से उत्पन्न हुई थी जो विकास के उन लाभों से वंचित थी जिसे बनाने का राज्य ने प्रयास किया था। अंशतः ये उस परिणामी असंतोष से उत्पन्न हुई जो भारतीय शासन की उपयोगिता के बारे में कश्मीरियों के मस्तिष्क में बन गया था। एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय स्तर का आंदोलन जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा के रूप में सामने आया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के रूप में सामने आया। इस संगठन के पाकिस्तान के साथ मजबूत संपर्क थे। एक ऐसे संगठन के रूप में इस मोर्चे ने कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान में शामिल होने के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। 1980 के दशक में दो महत्वपूर्ण विकास दृष्टिगोचर हुए। इनका कश्मीर में होने वाले विकासों पर प्रभाव पड़ा। पहला था अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, जिसके कारण अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में स्थित अफगान मुजाहिदीन को भारी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति की जाने लगी। दूसरा विकास था कश्मीर के संबंध में पाकिस्तानी कार्यनीति में परिवर्तन। अमेरिकियों द्वारा अफगानों को की जा रही हथियारों की आपूर्ति का कश्मीर में चारों ओर प्रभाव पड़ा। इसे सीधे संघर्ष के स्थान पर विद्रोह में बदलने की पाकिस्तान की रणनीति में परिवर्तन से जोड़ा गया। घुसपैठ और विद्रोह कश्मीर पर पाकिस्तान की रणनीति में एक लंबा प्रतिरूप रहा है। 1965 के युद्ध से पहले पाकिस्तान ने इस प्रक्रिया का प्रयोग किया था और उसे इसमें थोड़ी सफलता भी मिली। 1965 और 1971 में शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्या को सुलझाने में असफल रहने के कारण उसे इस रणनीति को बदलना पड़ा। अब घुसपैठ ने हल्के किस्म के संघर्ष का आकार ले लिया। स्थानीय कानून और व्यवस्था की स्थिति को शक्तिहीन करने तथा क्षेत्र में अनिश्चितता उत्पन्न करने के प्रयास रोजमर्रा की रणनीति बन गए। घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर प्रस्थान इसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था। इस पाकिस्तानी कार्यनीति को मानव अधिकार उल्लंघन के नए राग अलापने से सहारा मिला, यानी कि जो कश्मीर में रह रहे लोगों को उनका जो मानव अधिकार उल्लंघन का मामला पाकिस्तान ने बना लिया था। 90 के दशक के प्रारंभ में
मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति चिंता ने अकस्मात नवीन स्वीकृति प्राप्त कर ली। बोस्निया, चेचन्या और अन्य जगहों पर अकस्मात ही सारी दुनिया मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो गई। कश्मीर में भी बहुत ही जल्दी आत्मनिर्णय के पुराने रूप की जगह मानव अधिकार उल्लंघन के रूप ने ले ली। अचानक ही कश्मीर की स्थिति का लगभग पूरी तरह से मानव आयाम के दायरे में विश्लेषण किया जाने लगा। भारतीय सेनाओं द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्थल पर सर्वेक्षण किए जाने की मांग की जाने लगी। यह मांग इस्लामी सम्मेलन संगठन OIC और इसके बाद यूरोपीय शक्तियों द्वारा की गई। भारत सरकार को पर्याप्त रूप से राजी किया गया कि समस्या की निगरानी करने के लिए वे अपना खुद का एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्वीकार करने में कई वर्ष लगे कि आतंकवादी इकाइयां भी मानव अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और उल्लंघन की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती। 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठ करने के ऊपर भारत और पाकिस्तान में संघर्ष छिड़ गया। क्या मुजाहिदीनों और पाकिस्तानी फौजों द्वारा नियंत्रण रेखा को पार करना कश्मीर पर लिए गए सख्त दृष्टिकोण की तार्किक प्रकाशिता थी? क्या यह पाकिस्तान द्वारा किए गए निर्धारण का प्रतिनिधित्व कर रहा था कि नियंत्रण रेखा को पार करके सीधा दबाव डालने और कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए भारत को बाध्य करने का यह उपयुक्त समय था? इस पाकिस्तानी साहसिक कार्य के लिए अनेकों स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। पहला यह है कि पाकिस्तान ने यह निर्धारण कर लिया होगा कि कश्मीर की प्राप्ति के बारे में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऐसा कार्य करने के लिए यह समय स्वतः उपयुक्त था। भारत में राजनीतिक अनिश्चितता और भारत में राजनीतिक परिदृश्य के आर पार वक्तव्य का स्पष्ट रूप से अभाव भी एक कारण हो सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया जा सकता है कि यह निर्धारण आतंकवादी गुटों की सक्रिय सहभागिता पर आधारित सैन्य और गुप्तचर विभाग का निर्धारण हो सकता है। इस बात की पर्याप्त संभावना थी कि नागरिक सरकार इस निर्णय के लागू होने के पश्चात इसमें दबाववश शामिल की गई थी। अगर सच यह है तो इससे यह पुष्टि होती है कि पाकिस्तानी राजनीति का स्वरूप सेना, नागरिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, गुप्तचर इकाइयों और इस्लामी समूहों द्वारा शासित है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा कारगिल कार्रवाई में अपनी सरकार के शामिल होने की लगातार अस्वीकृति पूरी तरह सत्य नहीं हो सकती। ऐसी कार्रवाइयाँ सरकार, जिसमें सेना भी शामिल है, की जानकारी और सहभागिता के बिना नहीं हो सकती। परंतु उनका यह कथन इस ओर भी संकेत करता है कि उनका पाकिस्तानी सेना और कारगिल में आतंकवादी गुटों के ऊपर बहुत कम नियंत्रण है। इतिहास साक्षी है कि ऐसे समूहों के सृजक धीरे धीरे उनको नियंत्रित करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनमें अपने खुद के संवेग तथा बल होने की प्रवृत्ति होती है। कारगिल घटनाक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आम राय पाकिस्तान के पक्ष में नहीं रही। इस मामले में पाकिस्तान का पुराना और विश्वास पात्र मित्र चीन भी तटस्थ बना रहा और उसने पाकिस्तान को भारत के साथ वार्ता करने तथा स्वयं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका को भी अपने पक्ष में नहीं कर सके। प्रधानमंत्री शरीफ का अमेरिकी दौरा भी लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाएं हटाने और भारत के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कहा। संयोगवश भारत पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने में सफल रहा। परमाणु समीकरण। अब दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं, तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का विरोध है? भारत और पाकिस्तान द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों ने दोनों सरकारों द्वारा की गई इन कार्यवाहियों के तर्कधार तथा आशयों पर काफी वाद विवाद पैदा किया। अधिकांश वाद विवाद इस कार्यवाही के सुरक्षा विचारों, क्षेत्रीय खतरों के आयामों और आंतरिक राजनीतिक बाध्यताओं पर केंद्रित थे। भारतीय वक्तव्य पाकिस्तान और चीन से मिली धमकियों पर केंद्रित था, जबकि पाकिस्तान ने भारत को लक्ष्य बनाया। भारत द्वारा किए गए परीक्षणों के बारे में उठाए गए मुख्य प्रश्न क्यों और अब क्यों श्रेणी के थे। वाद विवाद के अंतर्गत विश्लेषण के दो अलग अलग नमूनों का प्रयोग किया गया। प्रथम उदाहरण में सुरक्षा तर्काधार और दूसरे में विकासात्मक तर्काधार का प्रयोग किया गया। प्रथम नमूने पर आधारित चर्चाएं क्षेत्रीय व्यवस्था से अनुभव की गई धमकियों पर केंद्रित थी, जैसा कि पाकिस्तान और चीन द्वारा अभिव्यक्त की गई थी। राजनीतिक स्तर पर धमकियों के स्वरूप और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में स्थितियां प्रत्येक राजनीतिक दल में भिन्न भिन्न थी। पाकिस्तानी परीक्षणों के मामले में उत्तर अधिक विशिष्ट होंगे। इसमें वे भारत को केंद्रीय अपराधी ठहराएंगे। इसके अतिरिक्त दोनों मामलों में अत्यधिक प्रबल आंतरिक राजनीतिक बाध्यताएं होंगी।
क्योंकि अब परीक्षणों ने परमाणु हथियार सामर्थ्य अथवा वास्तविक हथियार परिस्थिति को पुष्ट कर ही दिया है, तो यह मान लेना बेहतर है कि राष्ट्रों ने परमाणु क्षमता प्राप्त करने संबंधी न्यूनतम अभिलाषाओं को प्राप्त कर लिया है। भारत द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों ने प्रौद्योगिकी और राजनीतिक सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। प्रौद्योगिकीय सामर्थ्य उन उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की अस्वीकृति के संदर्भ में था जिनका अनुभव भारत ने पिछले कई वर्षों में किया था। राजनीतिक सामर्थ्य ने G7 शासन प्रणाली का प्रभाव लेन की अभिजात वर्ग की राजनीतिक इच्छा को दर्शाया गया। प्रत्याशित प्रतिबंधों के बावजूद स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का यही पुनः दृढ़ कथन परमाणु परीक्षण को तृतीय विश्व के पुनरुत्थान का प्रतीक बनाता है। भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों के स्तर पर भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण सामान्य थे। इस स्तर पर दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण में सामान्यता प्रदर्शित की। भारतीय परमाणु सिद्धांत की रूपरेखा का प्रारूप 17 अगस्त 1999 में जारी किया गया। इसमें भारत की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने में स्वायत्तता के लिए तर्क प्रस्तुत किया गया। यह दीर्घ स्थापित भारतीय विचारधारा को प्रस्तुत करता कि सुरक्षा भारत की विकसित प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। इसमें शांति और स्थायित्व के संभावित व्यवधान के प्रति चिंता व्यक्त की गई और इसके बाद विकास के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरोध करने की क्षमता सृजित करने की जरूरत को व्यक्त किया गया है। यह तर्क भी दिया गया है कि विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण नीति के अभाव में भारत के सामरिक हितों को प्रभावपूर्ण विश्वसनीय प्रतिरोध की जरूरत है। यह पहले प्रयोग न करने के सिद्धांत यानी कि नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन है और परमाणु संबंधी निर्णय लेने पर असैनिक नियंत्रण को जारी रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिरोध की उपयोगिता यानी किसी भी स्तर पर अब भी अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन कारगिल संघर्ष ने एक ऐसी सीमा रेखा यानी कि ग्लास सीलिंग कांच की छत की यह शब्द नारीवाद की शब्दावली से लिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लास सीलिंग मतलब कि ये एक नारीवाद की शब्दावली है। और किस लिए ये यूज़ किया गया कि कारगिल जब युद्ध हुआ तो ये दोनों शक्तियों ने अपने संघर्ष को ज़्यादा मतलब परमाणु यूज़ उन्होंने युद्ध में नहीं किए। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के रूप में भारत इस दहलीज से बंधा हुआ था और इसे अमेरिका तथा चीन द्वारा भी पाकिस्तान पर आरोपित किया गया था। थोड़े समय में परंपरागत सुरक्षा विचारों के बीच अंतर को स्पष्ट करना होगा, जिसमें एक ओर सीमा संघर्ष और आंतरिक सुरक्षा समस्याएं आती हैं और दूसरी ओर परमाणु कार्यनीतियां शामिल है। अतः 1985 की परमाणु वार्ता को पुनः प्रारंभ करने की जरूरत है, जिसमें एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने पर सहमति बनाई गई थी। अब इसमें पहले प्रयोग न करने की नीति की घोषणा से जोड़ा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक वृद्धि के लिए अपने कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिए विकसित करने की जरूरत पर बल देना होगा। इसमें दोनों देशों को उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विकसित विश्व के साथ सौदेबाजी करनी होगी। प्रौद्योगिकियों के दोहरे प्रयोग पर प्रतिबंधों की धमकी और परस्पर वार्ता के लिए सीमितता ने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह जरूरी बना दिया कि वे विकसित देशों के साथ सौदे के लिए अपने अपने संसाधनों को एकत्रित करें। अब है वार्ता यानी कि दोनों देशों के बीच जब संबंध बने और बिगड़े तो किस प्रकार की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच वार्ता करने के विभिन्न प्रयासों और उनकी सफलता और असफलताओं को विशेष रूप से देखना होगा। भारत और पाकिस्तान ने सीमा युद्धों के बाद दो महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए। पहला ताशकंद समझौता, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों मिले। यह समझौता कश्मीर विवाद को ठंडा करने में तो सफल रहा, लेकिन समस्याओं का समाधान न कर पाया। शिमला समझौता, जो कि 1976 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, इन दोनों के बीच हुई। ऐसे कई अन्य अवसर भी आए जब इन दोनों देशों के नेताओं को अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिला। इनमें से एक अवसर सार्क या गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठकें भी थी। ऐसी बैठकें अक्सर शिखर बैठकों के पार्श्व में आयोजित की जाती हैं। लाहौर में 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच और आगरा यानी कि 2001 में वाजपेयी के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हुई हाल की बैठकों से संभवतः हम सभी परिचित हैं। लाहौर बैठक के बाद दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा का उद्घाटन हुआ और लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत पाक समस्याओं के प्रति द्विपक्षीय दृष्टिकोण के सिद्धांत को
पुनः दोहराया गया और आगरा वार्ता किसी उल्लेखनीय निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। सन 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ वार्ता की इच्छा व्यक्त की। उनकी इस पहल से संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के बीच परस्पर विचार विनिमय हुआ और दोनों देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत शुरू हुई। भारत और पाकिस्तान दोनों ने कुछ सामान्य उत्तर औपनिवेशिक विरासतों का आदान प्रदान किया। दोनों ने बहुवादी समाजों की समस्याओं का सामना किया और राजनीतिक तथा आर्थिक आधुनिकीकरण के स्तर पर अपने प्रयासों में सामंती प्रवृत्तियों के प्रतिरोध पर काबू पाया। सामाजिक राजनीतिक महापरिवर्तनों को स्थान देने के लिए दोनों ने अपनी अपनी राजनीतिक संस्थाओं से बहुत ज़्यादा काम लिया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि ऐसा आभास होता है कि भारतीय प्रयोग समय के परीक्षण में टिके रहें और राजनीतिक संस्थाओं के समक्ष में जो मांगे रखी गई वे उनका सामना कर पाने में समर्थ रहे। दूसरी ओर स्थायित्व की खोज में पाकिस्तान अब तक अपनी संस्थाओं के साथ प्रयोग कर रहा है। तो इस यूनिट में इसका हम हाफ पार्ट ही करेंगे क्योंकि जो यूनिट है काफ़ी लेंथी है। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।